ये एक जो है बड़ा अच्छा विषय है और ये हर कोई जानना चाहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, 12 खाने होते हैं। तो उसमें जो दूसरे नंबर का खाना होता है वो होता है धन का, कि कितना धन आपके पास संचय होगा। और जो 11वें नंबर का खाना होता है वो बताता है कि आपको कितना लाभ होने वाला है, कितना पैसा आने वाला है। तो आपकी कुंडली का घर नंबर 2 और घर नंबर 11 धन के लिए महत्वपूर्ण, ये धन के लिए महत्वपूर्ण है। 11 नंबर खाना अगर बहुत अच्छा है, उसका स्वामी बहुत अच्छा है, धन है, तो इसका मतलब धन आ रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद अगर 2 नंबर वाला खाना आपका बहुत अच्छा है तो वो धन का संचय भी हो रहा है। अन्यथा क्या होगा कि धन तो आ रहा है लेकिन व्यय हो जा रहा है। ठीक। तो वो जो 2 नंबर का आपका घर है तो वो 2 नंबर का घर बताता है कि कितना धन आपके पास संचय होने वाला है। तो 2 नंबर और 11 नंबर ये 2 घर जो हैं, ये 2 घर बताते हैं कि आपके पास में कितना धन होगा। यही एक टोक रहा हूँ मैं धन को लेके। कई बार बुजुर्गों से बात होती है बीच में भी, बोले लिखा होगा तो आएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगा। ये कितना सार्थक है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है, कोई भी दे जाएगा दी तुम्हें लिखा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है कि जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के समय जो हमारी कुंडली बनती है तो कुंडली बताती है कि भाई ये सब कुछ है जो आपको इस जीवन में मिलने वाला है, जो हम पिछले जन्म के हमारे कई बार ऐसा होता अपन ने बहुत प्रयास किया और अपन ने अपेक्षा पाली, वो होता नहीं है। धन में हमेशा होता है, तब आदमी कहता नहीं लिखा होगा। एग्जैक्टली। और जब आदमी ज्यादा धन कमाता तब ये नहीं बताता कि ज्यादा धन आ रहा है, वो उसके दिक्कत में रहता तो वो बताता है। तो ये देखिए, ये जो पूर्व जन्म से जो हम कुछ लेकर के आए हैं तो वो तो निश्चित है, वो हमको मिलना है। लेकिन वही उस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना है। तो जो आप अपने जीवन में करते हो, देखो हम कहते हैं ना, पुण्य हम जो लेकर आए हैं, पिछले जन्म से लेकर आए हैं, वो तो पिछले जन्म थे। लेकिन अभी पिछले समय में हमने जन्म के बाद से अभी तक जो कुछ पुण्य कमाया है वो भी तो इसमें जुड़ गया है। तो जो हम साथ में लेकर आए थे जन्म कुंडली में वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने इस जन्म में जो कर्म करके, अच्छे पुण्य करके जो कुछ कमाया है वो भी उसमें जुड़ गया है। तो हम अपने कर्मों से हमें मिलने वाले धन को बढ़ा भी सकते हैं जी, हम, क्योंकि हम हमारे पुण्य बढ़ा रहे हैं ना। कर्म में आपके कर्म भी धन को इधर उधर कर सकते, निश्चित तौर पर होता है। तो ऐसा नहीं कि कुंडली में लिखा तो आएगा, आपका कर्म इधर उधर कर देगा। कर्म तो है ही, कर्म प्रधान तो है ही, हमारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान है। 2 नंबर और 11 नंबर बताएगा कि आप 2 नंबर और 11 नंबर बताएंगे कि आप कितने धनी हो। तो आपकी कुंडली में अगर ये 2 नंबर और 11 नंबर के जो घर हैं इनका कुछ योग होते हैं, अगर उस तरह के संबंध इन 2 घरों के बनते हैं तो आपकी कुंडली में पैसा आएगा, ये पता लगता है। जैसे 2 नंबर का जो स्वामी है 2 नंबर घर का, वो 11वें नंबर में जाके बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी 2 नंबर में आके बैठ जाए, दोनों में संबंध बन गया। या दोनों के स्वामी एक साथ जा कर के 2 नंबर में बैठ जाएं या 11 नंबर में बैठ जाएं, या दोनों के स्वामी किसी भी घर में जा कर के बैठ जाएं, दोनों का अगर संबंध बन गया इसका मतलब ये कि हाँ, धन आपके पास आना है। फिर हमारी कुंडली जो होती है उसमें पहला, 5वां और 9वां ये जो स्थान होते हैं इनको त्रिकोण स्थान कहते हैं। पहला स्थान जो है वो केंद्र स्थान भी है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो जो केंद्र स्थान है वो विष्णु जी के स्थान माने जाते हैं, और जो त्रिकोण होते हैं वो लक्ष्मी जी के स्थान। तो 5वां और 9वां ये जो घर होते हैं ये लक्ष्मी जी के हैं। तो अगर हमारे दूसरे और 11वें घरों के स्वामियों का 5वें और 9वें घर के स्वामियों के साथ या इन घरों के साथ किसी तरह का संबंध बन जाए तो उसको हम धन योग कहते हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में ये योग बन रहा है तो वो धन योग है, और वो धन योग की जो ताकत है उस ताकत के हिसाब से आपके पास में पैसा आएगा। अब ताकत कैसे? जैसे
धन भाव का और 11वें भाव का, दूसरे 11वें भाव के दोनों के स्वामी और 5वें और 9वें के, ये चारों स्वामी अगर मिल जाएं और चारों स्वामी मिलकर के दूसरे 5वें 9वें या 11वें भाव में बैठ जाएं तो आप खरबपति हो जाओगे, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग योग बन गया कि चारों घरों के लोग जो है वो मिल गए और वो चारों घरों के मिल करके इन चारों घरों में ही कहीं बैठ गए, तो आप फिर जो है वो अंबानी से भी बड़े वो निकल जाओगे, ठीक है, बिल गेट्स जैसे निकल जाओगे, आगे चल जाओगे। तो ये इसकी ताकत है। फिर मान लीजिए कि वो चारों का संबंध न होकर के केवल 2 का ही हो रहा है तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर 2 का ना होकर केवल 1 का ही हो रहा है तो वो और कम हो जाएगा। फिर मान लीजिए चारों प्लैनेट्स आपस में नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के घर को देख रहे हैं, तो अगर दृष्टि है तो अगर चारों एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो भी बलवान है, लेकिन अगर चारों नहीं देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं तो उससे कमज़ोर हो गया, 2 देख रहे हैं तो कमज़ोर हो गया, 1 देख रहे हैं तो कमज़ोर हो गया। तो इस तरह से दूसरे 11वें 5वें और 9वें इन 4 घरों के स्वामियों के आपस में जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आप धनवान बनोगे। फिर इसके साथ साथ आपका जो 10वां भाव होता है वो 10वां भाव आपके कर्म का है, जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म से पैसा आ रहा है, तो 10वें भाव का और 11वें भाव का, लाभ भाव का, अगर इन दोनों का भी आपस में संबंध बन जाता है तो आपके पास पैसा आता है। इसी तरह से जो चौथा भाव है उसका और 11वें भाव का अगर इनका भी संबंध बन जाए तो भी आपके पास पैसा आता है। इसी तरह से 9वें भाव और 10वें भाव का इनका भी अगर संबंध बन जाए तो पैसा आता है। तो ये जो मैंने आपको घर बताए, दूसरा, चौथा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, इन घरों के आपस में जितने अधिक संबंध बनेंगे उतना अधिक धन आपके पास में आएगा। तो ये आपका एक मूल बेसिक प्रिंसिपल है, जो आप किसी भी कुंडली को देखोगे तो जितने ज़्यादा योग उतना ज़्यादा धन। और फिर अब ये आएगा कब? तो वो जो ग्रह हैं, जो ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं, जब उनकी महादशा अंतरदशा आएगी उस समय में ये धन आपके पास में आएगा। फिर इस धन को देखने की कई विधाएं हैं। जैमिनी ऋषि ने भी अपनी पद्धति दी है, तो जैमिनी ऋषि की जो पद्धति है उसके हिसाब से बनता है। एक D11 चार्ट होता है जो 11वें भाव का ही विश्लेषण करता है, उसका मैग्निफिकेशन है। तो D11 चार्ट में क्या योग बन रहे हैं उससे हम उसको देखते हैं। फिर जो आपकी कारकांश लग्न है तो उस कारकांश D11 का हम बनाते हैं तो उससे हमें पता लगता है। फिर एक श्री लग्न होती है, श्री लग्न बना करके उसको देखते हैं तो उससे पता लगता है। इसी तरह से एक इंदु लग्न होती है, इंदु लग्न को बना करके उससे भी देखा जाता है कि क्या योग बन रहे हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है विधियां हैं जिनसे कि हम देखते हैं कि कितना धन आपको मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। तो इन सबको जब हम समाविष्ट करके अध्ययन करते हैं तो फिर पता लगता है कि हाँ वास्तव में कोई आदमी अपने जीवन में कितना धन प्राप्त करने वाला है और वो धन उसको कब मिलने वाला है। और कोई सवाल धन का जो मैं ना पूछ पाया हूँ? देखिए, धन जो है वो एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे आपके कर्म से संबंधित है जी। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल के रूप में आपको धन मिलना ही है, ये आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए। कितना मिलेगा वो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, मिलना है तो आप कर्म करिए और कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति होगी। इस पूरी बात से ये बात समझ में आई कि धन तो किस्मत से आता लेकिन कर्म बहुत जरूरी है। अगली बार फिर किसी एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय किसान संघ जिला जबलपुर ने रबी उपार्जन 2026 में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने आरोप लगाया कि उपार्जन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं, सर्वर समस्या और वरदानों की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि महाकौशल क्षेत्र के 24 जिलों में 1,18,000 से अधिक किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पाए हैं। वहीं गेहूं का उठाव नहीं होने से किसानों का भुगतान भी अटका
हुआ है। किसान संघ ने सभी पंजीकृत किसानों की स्लॉट बुकिंग, पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराने, तौले गए अनाज का तत्काल उठाव एवं भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। संघ ने व्यापारियों की घुसपैठ रोकने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा मंडी में कम दाम पर बिक्री की स्थिति में भावांतर भुगतान लागू करने की मांग भी उठाई है। ज्ञापन में खरीफ सीजन के लिए डीएपी खाद सहित पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ की स्पष्ट मांग है कि अभी लाखों की संख्या में किसान हैं जिनकी उपज अभी बिक नहीं पाई है और उसका मुख्य कारण है स्लॉट बुकिंग ना होना। 4 मई से वर्तमान स्थिति तक स्लॉट बुकिंग बंद है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खरीदी की तारीख जरूर 28 मई कर दी है, लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं होने से उस खरीदी की तारीख बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इससे लाखों किसान प्रभावित हैं। इसलिए आपके माध्यम से हमारा आग्रह है कि सरकार स्लॉट बुकिंग की कार्रवाई को तत्काल प्रारंभ करे, जिससे किसान अपनी उपज बेचने पर पूर्ण कार्रवाई कर पाएं। शहर में नगर निगम की कार्य प्रणाली और बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर स्थानीय पार्षदों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। चित्तरंजन वार्ड सहित शहर के कई इलाकों में बुनियादी समस्याओं की कमी, अधूरे विकास कार्य और सफाई व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वार्डों में धरना देकर पार्षदों और स्थानीय नेताओं ने नगर निगम प्रशासन के नाराजगी जताई। चित्तरंजन वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद प्रमोद पटेल अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सुबह से धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम जनता से टैक्स और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुल्क तो वसूल रहा है, लेकिन बदले में मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। वार्डों में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, नालियां बजबजा रही हैं और नियमित साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। धरने के दौरान नेताओं ने गंभीर जल संकट का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि कई क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल रहा है, जबकि उच्च स्तरीय पानी टंकियों के निर्माण की मांग लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा गोहलपुर सब्जी मंडी निर्माण कार्य और अन्य विकास योजनाओं के अधूरे पड़े रहने पर भी निगम प्रशासन को घेरा गया। नेमा गार्डन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। आंदोलन की बढ़ती स्थिति को देखते हुए नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर कमलेश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। उन्होंने एक एक मांग पर बातचीत करते हुए समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद फिलहाल धरना समाप्त किया गया। चित्तरंजन वार्ड में गंदगी बजा रही है, नालियां भरी हुई हैं, जल संकट है, डोर टू डोर कचरे के कलेक्शन का पैसा लिया जा रहा है, सफाई का टैक्स लिया जा रहा है, मगर नगर निगम की एक भी सुविधा इस वार्ड में नहीं दी जा रही है। चित्तरंजन वार्ड के हमारे पार्षद भाई प्रमोद पटेल जी आज यहाँ पर सुबह से धरने पे बैठे थे। 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर उन्होंने अपनी नगर निगम के समक्ष बातें रखी हैं। कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर भाई कमलेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर मौजूद हुए। एक एक बिंदु पर उनसे बात हुई और उन्होंने आश्वस्त करा है कि शीघ्र इन समस्याओं का निदान किया जाएगा। हमारी ये बात इस बात पे टूटी है कि अगर 2 दिन के अंदर ये काम प्रारंभ होते हुए अगर नहीं देखते हैं तो ये जो धरना है ये अनिश्चितकालीन धरने पे परिवर्तित होगा। जबलपुर के डुमना स्थित ट्रिपल आईटी परिसर और तेंदुखेड़ा में आयोजित एनसीसी कैंप के दौरान करीब 37 कैडेट्स की अचानक तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग अथवा अत्यधिक गर्मी और पानी से जुड़ी समस्या की आशंका जताई जा रही है। सभी 31 बीमार बच्चों को उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल विक्टोरिया पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। शुक्रवार सुबह भी 6 बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं हालत में सुधार होने पर 15 कैडेट्स को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार कुछ बच्चों को उल्टी, घबराहट और कमजोरी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद कैंप प्रबंधन द्वारा तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। बच्चों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए ऑटो और निजी वाहनों का भी उपयोग किया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक अधिकांश बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। करीब 8 से 10 कैडेट्स को सामान्य वार्ड में भर्ती किया गया है, जबकि 2 बच्चों को एहतियातन आईसीयू में निगरानी में रखा गया है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर संदीप भगत एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हमारे पास कुल 31 बच्चे आए थे, जिसमें 16 बालिकाएं थी और 15 जो है बालक थे। और आज सुबह भी 6 बच्चे और आए जो 9 बालिकाएं हैं, जो इलाज के उपरांत उनकी स्थिति अच्छी है, सभी सेटल्ड हैं और उसमें से लगभग 15 से 20 बच्चों की छुट्टी भी हो जाएगी। हमारे चिकित्सक लोग उनका परीक्षण करने के बाद डिस्चार्ज टिकट वगैरह बना रहे हैं। कागजी कार्यवाही होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि उसमें कितने बच्चों की छुट्टी है, जो लगभग 20 हो जाएंगे और आज के 6 और लगभग 10 कल के, तो लगभग 15 के आसपास हमारे पास बच्चे शेष हैं।
थाना रांची पुलिस ने नकबजनी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए एक सातिर नकबजन को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर, घटना में प्रयुक्त औजार और बिना नंबर की स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक 17 मई 2026 को रक्षा नगर कॉलोनी बड़ा पत्थर निवासी सुमित कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सिवनी छपारा से वापस घर लौटे तो देखा कि अज्ञात चोर छत के रास्ते से घुसा और कमरे व अलमारी के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ले गया। चोरी किए गए सामान में मंगलसूत्र, हार, अंगूठियां, चैन, झुमकी, पायल, करधन सहित बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण शामिल थे। जांच के दौरान मिले सुरागों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आदित्य यादव उर्फ गुंडी निवासी सिंधी कैंप हनुमान ताल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर बगिया टोला स्थित एक खंडर में छिपाकर रखे गए सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। साथ ही घटना में इस्तेमाल पेचकस, लोहे की रॉड और बिना नंबर की प्लेजर स्कूटी भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी आदित्य यादव उर्फ गुंडी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। एक आरोपी जो है इसमें आदित्य यादव उर्फ गुंडी, यह निगरानी शुदा चोर है और यह हनुमान ताल बाबा टोला का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की गई और सीसीटीवी का हुलिया मिलान किया गया तो इसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और हाल ही में यह जेल से छूट के आया था और आते ही इसने जो है यहाँ पर चोरी की वारदात की है और इसके घर से ही, क्योंकि यह चोरी जल्दी पकड़ी गई, यह माल जो है बेच नहीं पाया था तो इसके घर से ही चोरी का सारा माल बरामद हो गया है। इसमें हार, चैन, सोने की झुमकी और मंगलसूत्र और चांदी की जो पायल वगैरह हैं वो सभी बरामद हो गई है। इस बरामद हुए माल की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और हमने जो है आरोपी के पास से एक बगैर नंबर की एक एक्सेस गाड़ी, स्कूटी, मोपेड टाइप की गाड़ी है, वो भी बरामद किए हैं। खमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत वेस्ट लैंड पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक रांची थाना क्षेत्र के गोकलपुरा निवासी बताया जा रहा है। युवक किसी निजी काम से दिल्ली गया हुआ था और एक दिन पहले ही जबलपुर लौटा था। गुरुवार को वह बाइक से किसी काम से निकला था। इसी दौरान खमरिया क्षेत्र में गुरुद्वारे के सामने स्थित गार्डन के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक युवक जल्द ही नौकरी के सिलसिले में दुबई जाने वाला था। वह अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित था और विदेश जाने की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। जी, एक सारोन स्वर्णिल चौधरी, पिता उदयराम, गोकलपुर के रहने वाले हैं। तो ये 2 व्हीलर से आए थे खमरिया साइड से और एक मिनी ट्रक वो यहाँ वेस्टलैंड साइड से जा रहा था खमरिया साइड से। तो गुरुद्वारे के पास दोनों की टक्कर हो गई आपस में, जिसमें लड़के की मृत्यु हो चुकी है उसमें। तो अभी बाकी कार्रवाई उसमें जारी है, तो जैसे विवेचना जारी है उसमें। गाड़ी चालक कौन था, क्या गाड़ी पकड़ ली है? गाड़ी एक है संदेही को उसने पकड़ी है गाड़ी, वो अभी थाने पे खड़ी हुई